हेलो एवरीवन, आपका प्यारा टीचर दीपक शर्मा। तो आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का टॉपिक क्लास 10th का वाटर रिसोर्सेज। जो हमारा थर्ड चैप्टर रहता है बेटा कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड में, क्लास 10th का है बेटा। तो इसको देखते हैं वन बाय वन कि यहाँ पर वाटर रिसोर्स किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखा जाए इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं, तो उसको देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर देखा जाए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे वाटर रिसोर्स जो है वो हमारे लिए एक प्रीशियस रिसोर्स के तौर पे क्यों है, वाई वाटर मैटर्स, मैटर क्यों करता है, और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है एक हमारे वाटर का। तो सबसे पहले तो इसको कंसिडर करेंगे। देन आफ्टर ऑनवर्ड हम देखेंगे वाटर स्कार्सिटी, यानी कि यहाँ पर जो पानी की कमी जो होने लग रही है वो यहाँ पर क्या है और उसके कारण क्या है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे बेटा। तो यहाँ पर देखा जाए देन फ्रेश वाटर रिसोर्स कितना है अर्थ के ऊपर, ओशियंस, रिवर्स और ग्राउंड वाटर, इसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट जो हैं उसके बारे में देखेंगे, जैसे डैम्स हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या कंट्रोवर्सीज रही हैं इन द प्रीवियस हिस्ट्री और द करंट में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे बेटा, जिसमें हम ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड जो है उसको देखते हैं। और फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 1 to 5 मार्क्स के जो सीबीएसई में पूछे जाते हैं क्लास 10th में, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 1 जो है वो वाटर रिसोर्स से रिगार्डिंग है बेटा, तो उसको देखते हैं क्या है। तो वाटर रिसोर्स क्या है बेटा, तो यहाँ पर देखा जाए वाटर रिसोर्स जो है वो आज के टाइम पे हमारा देखा जाए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि एवरी काइंड ऑफ द डेली रूटीन लाइफ से रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटी करते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है बाय द वाटर ही। वाटर से हम यहाँ पर देखा जाए डेली रूटीन की जितनी भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं वो करते हैं। अब विदाउट वाटर जो है वो हम यहाँ पे सरवाइव कर ही नहीं सकते। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो विदाउट यहाँ पे वाटर के सरवाइव कर ही नहीं सकता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि वाटर जो है वो हमारा देखा जाए एक बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। यदि हम कंसिडर भी करना चाहें तो वो हमें यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा कीमती रिसोर्स के तौर पे दिखता है बेटा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितना है हमारा ऑल ओवर द अर्थ के ऊपर। तो यहाँ पर देखा जाए वाटर डिस्ट्रीब्यूशंस की, तो यहाँ पे पाई चार्ट्स के अंडर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 97.5 जो है परसेंट हमारा सॉल्ट वाटर है बेटा ओशियंस के अंदर जो अवेलेबल है, जो हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, ना ही तो इरिगेशन में और ना ही ड्रिंकिंग के लिए। 2.5% जो है बेटा वो हमारा टोटल फ्रेश वाटर है, जो ताज़ा पानी है हमारे अर्थ के ऊपर, जिसमें से 70% ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो यहाँ पे आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में हमें देखने को मिलता है। मीन्स इसका हम यूज़ कर ही नहीं सकते। फिर आता है 1% से भी कम, जो 1% जो है वो यहाँ पे फ्रेश वाटर है, जो यहाँ पर देखा जाए कौन एक्सेस कर रहा है, आज के टाइम पे ह्यूमन एक्सेस करने लग रहा है। और 3 बिलियन पीपल जो हैं पीपल फेस वाटर शॉर्टेज, और आज के टाइम पे देखा जाए वाटर शॉर्टेज जो है ना वो नियर अबाउट 3 बिलियन पीपल जो है वो आज वाटर शॉर्टेज को फेस करने लग रहे हैं। वो पर मंथ भी हो सकता है, 1 मंथ और 1 ईयर के अंदर का ये डाटा जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आपसे यहाँ पर देखा जाए केस बेस्ड जो है क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा। तो ये पाई चार्ट जो है वो बहुत अच्छा रहता है। इस तरीके से नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या क्या है वाटर रिसोर्स की, तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे 70% जो ग्लोबल फ्रेश वाटर जो है वो यहाँ पे यूज़ में आता है। तो इंडिया में यहाँ पैडी मीन्स की जो धान की खेती जो होती है उसकी बात हो रही है, वीट जो है गेहूँ, और शुगर केन,
यानी कि जो यहाँ पर गन्ने की खेती जो है वो यहाँ पर हम फ्रेश वाटर से ही करते हैं। फिर यहाँ पे देखा जाए इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज़ होता है हमारा पानी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है उसके अंदर कूलिंग करने के लिए चाहिए मशीन्स वगैरह को भी। और आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि ये गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो यहाँ पे वोल्टेज लोड ज़्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे ये जितने भी पावर सप्लायर्स जो हैं वहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे मशीन्स को कूल डाउन किया जा सके, ऐसे क्लीनिंग वगैरह करने के लिए भी चाहिए होता है, पावर जनरेशंस के लिए भी यहाँ पे रिक्वायरेबल रहता है। डोमेस्टिक यूज़ की बात करें तो ड्रिंकिंग, कुकिंग, सैनिटेशंस के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी सैनिटेशन मीन्स साफ़ सफाई के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो एक बेसिक ह्यूमन नीड है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसी से प्रोड्यूस होती है, जिसमें एक बेस्ट एग्जांपल हमारा भाखड़ा नांगल डैम जो है वो यहाँ पर हमें देखने को भी मिलता है। ऐसे ही नेविगेशन एंड टूरिज्म की बात करें तो हमारे यहाँ पे रिवर्स और वाटर बॉडीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट और रिक्रिएशंस के लिए भी यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं बेटा। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी जगह पे हम देखते भी आ रहे हैं, चाहे वो सी वाटर के थ्रू हम देखा जाए यहाँ पे देखा जाए बहुत सारा ट्रांसपोर्ट वगैरह का हम देखते हैं। और सेकेंडली ऐसे ही रिवर्स वगैरह जो है वो टूरिज़्म को भी अट्रैक्ट करती है और वहाँ पर भी डिफरेंट काइंड ऑफ द एक्टिविटीज़ के थ्रू वहाँ पर किया जा सकता है, जैसे रिवर राफ्टिंग वगैरह जो है वो भी यहाँ पर होती हैं, तो वहाँ पे टूरिज़्म उस साइड अट्रैक्ट होते हैं। सेकेंडली वहाँ पर एक नेचर से जुड़ा होता है तो ईजिली वहाँ पर ये रहते ही हैं। और सेकेंडली यहाँ पर देखा जाए हमारी वाटर बॉडीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने बताया था कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस यहाँ पे किए जाते हैं। और सेकेंडली यहाँ पर ही रिवर्स वगैरह जो होती हैं वहाँ उनको एज ए सेक्रेड के तौर पे भी डिनोट किया जाता है, यानी पवित्र नदियों के तौर पे, लाइक गंगा रिवर जो है हमारी, तो वहाँ पर गंगा रिवर में देखा जाए आपने बहुत सारे सेक्रेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी आपने देखी होगी। तो रिलीजियस और कल्चरल टूरिज्म जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें बेटा तो बायोडाइवर्सिटी भी हमें बहुत देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पीसीज देखने को मिल जाती है यहाँ पे एक्वाटिक की, जो इकोसिस्टम को यहाँ पे वाटर का जो इकोसिस्टम है उसको यहाँ पे बैलेंस करके रखती हैं बेटा। फिर यहाँ पर देखा जाए नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे सेक्शन 2 की बात करें तो इसके अंदर आप देखोगे सेक्शन 2 की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेटा कि वाटर स्कार्सिटी है क्या। एक्चुअली वाटर स्कार्सिटी क्या होती है कि पानी की कमी आ जाना, शॉर्टेज हो जाना, तो वो क्यों होती है, उसके मेन कारण क्या है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो इसके अंदर देखा जाए बेटा हमारा आ जाता है डेफिनेशंस और यहाँ पे कॉजेज़ क्या हैं, टाइप्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी के बारे में हम यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए डेफिनेशन की बात करें तो वाटर स्कार्सिटी इज द लैक ऑफ सफिशिएंट अवेलेबल वाटर रिसोर्स टू मीट वाटर नीड्स विद इन ए रीजन। एंड रीजन मीन्स यहाँ पे एरिया जो है उसके अंदर यहाँ पे पानी की कमी हो जाना, जो नीड है वो यहाँ पे सेटिस्फाई ही ना हो पाए। तो यहाँ पे इट अफेक्ट एवरी कॉन्टिनेंट was listed as one of the largest global risks in terms of potential impact over the next decade। और यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी जो है वो हर एक कॉन्टिनेंट में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है और नेक्स्ट आने वाले जो डिकेड्स जो हैं उनके अंदर में भी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकती है। टाइप्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी की बात करें बेटा तो यहाँ पे होती है फिजिकल स्कार्सिटी। इसका मतलब होता है कि फिजिकल वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो यहाँ पे इतनी नहीं रह पाती जितनी यहाँ पे डिमांड होती है। तो यहाँ पे जैसे राजस्थान है, कुछ पार्ट गुजरात की हैं, यहाँ पे वो डेजर्ट एरिया विद इन द लिटिल रेनफॉल जो एरियाज होते हैं वहाँ पे हमें वाटर स्कार्सिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। इकोनॉमिक स्कार्सिटी जो है मैन मेड होती है बेटा, जिसमें क्या होता है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट इन वाटर सप्लाई, इवन वाटर रिच रीजन्स कैन फेस दिस, एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ द सब सहारा अफ्रीका। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से भी यहाँ पे कई बार कमी आ जाती है कि अच्छे से उसको सेव नहीं किया जाता। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके वहाँ पे वाटर जो है उसको यहाँ पे सेफ रखा सकता है और आने वाले टाइम फर्दर फ्यूचर जो है जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी या फिर रेनफॉल कम होगी तो वहाँ पे उस पानी को यूज़ किया जा सकता है। तो
तो यहाँ पे की CBSE पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी में भी ये रिजल्ट ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन बहुत बड़ा हो सकता है यहाँ पे इशू। अनइक्वल एक्सेस होता है जिसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, और कई बार आपने देखा भी होगा फार्मिंग के टाइम पे भी है ना, यहाँ पर पानी जो है वो हद से ज़्यादा वेस्ट किया जाता है। ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ हाउस होल्ड में भी जो है पानी जो है वो जितना ज़रूरी होता है उससे ज़्यादा यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिससे वहाँ पे ओवर यूटिलाइजेशन होता है, और वो देखा जाए एक एक्सप्लॉयटेशन के तौर पे हम डिनोट करते हैं बेटा। एग्जाम्पल जैसे महाराष्ट्र और पंजाब की बात करें बेटा, तो यहाँ पे वाटर रिच है बेटा ये, लेकिन स्कार्सिटी जो है ना वो देखने को मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटेंसिव कल्चर एग्रीकल्चर एंड कैश क्रॉप कल्टिवेशन रिक्वायर मोर वाटर। और यहाँ पे देखा जाए कैश क्रॉप और जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो होती है वो यहाँ पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, और इसका ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ही आज देखा जाए कई एरियाज में यहाँ पे वाटर शॉर्टेज जो है वो हमें देखने को मिल रहा है बेटा। फिर यहाँ पर बात की जाए बेटा नेक्स्ट, तो हमारा आता है बेटा यहाँ पे कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। तो कॉजेज की बात करें तो एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना ऑब्वियसली बात है सबसे ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पे डिमांड होगी वाटर की, और यहाँ पे साफ़ सफाई भी की जाएगी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है सभी में ज़्यादा पानी यूज़ होगा जैसे जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ती है। एग्रीकल्चर ओवर यूज़, एग्रीकल्चर में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर यहाँ पर देखा जाए हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड वाटर बेटा, और ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या होगा कि जितना ज़्यादा पानी निकालेंगे ग्राउंड वाटर का लेवल जो है उतना ही ज़्यादा यहाँ पे डिक्लाइन करता जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशंस जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर जो है वो यहाँ पे देखा जाए कंज्यूम भी करती है, और साथ में जो अपना जो वेस्ट जो निकलता है वो सारा का सारा यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है इन द रिवर्स, डंपिंग कर देती हैं, जो यहाँ पर देखा जाए हमारी रिवर्स या फिर हमारे वाटर बॉडीज़ को यहाँ पे पोल्यूट करने लग रहा है। अर्बनाइजेशन होने लग रहे हैं, तो यहाँ पर देखा जाए सिटीज़ जो है उसमें हाई डिमांड रहती है वाटर की, और अर्बन रन ऑफ कोजेज जितना भी सिवरेज वगैरह का जो वेस्टेजेस होता है पानी होता है वो विदाउट एनी ट्रीटमेंट उसको डायरेक्टली यहाँ पे रिवर्स और जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके अंदर यहाँ पे डंप कर दिया जाता है, जिससे भी हमारे वाटर पोल्यूट होने लग रहा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने मिलता है। रिच जो है वो ज़्यादा यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा है, और यहाँ पे जो स्लम एरियाज़ में रह रहे हैं उनको यहाँ पे कम पानी मिल पा रहा है, जिससे यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जिससे यहाँ पे एक स्कार्सिटी जो है वो यहाँ पे क्रिएट होती है पानी की। पॉल्यूशंस की बात करें यहाँ पे तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल्स डिग्रेड क्वालिटी ऑफ अवेलेबल वाटर, और यहाँ पर हमारी ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी लाइक इंडस्ट्रीज से जो विदाउट एनी ट्रीटमेंट हम यहाँ पे पानी को क्या कर देते हैं रिवर्स में हो गया या फिर वाटर बॉडीज़ हैं उनके अंदर यहाँ पे देखा जाए डंप कर देते हैं। नेक्स्टली यहाँ पे देखा जाए बेटा तो अनदर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ऑल दैट यहाँ पे एग्रीकल्चर जो होता है उसमें केमिकल्स वगैरह का यूज़ होता है, तो वो यहाँ पे जब भी रेनफॉल वगैरह होता है तो वहाँ पर जो पानी जो बाढ़ के साथ जाता है वो सीधा रिवर्स में मिलता है, तो ऊपर की जो सोइल जो होती है अपर सोइल उसमें केमिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से भी यहाँ पे वाटर पोल्यूट होता है। और जैसे जैसे हम यहाँ पे फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और इनका यूज़ करते हैं तो वो धीरे धीरे करके पानी जो हम इरिगेशन करते हैं तो वो पानी धीरे धीरे अंडरग्राउंड में जाता है और अंडरग्राउंड वाटर को भी यहाँ पे पोल्यूट करता है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिर हमारा यहाँ पर आ जाता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यहाँ पे 9th, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर वाटर स्कार्सिटी और सोशल इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी की बात करें तो यहाँ पे सभी के पास इक्वली यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं पानी। रिच जो होगा उसके पास ज़्यादा पानी मिलेगा, जो गरीब होगा उसके पास कम यहाँ पे पानी होगा, मीन्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो एक तो आता है अर्बन एलिट्स यानी कि रिच क्लास फैमिलीज होती हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर देखा जाए एक्सेस टू पाइप्ड वाटर जो 24/7 उनको यानी मिलता है, 24 घंटे उनको पानी मिल जाता है। स्विमिंग पूल्स होते हैं उनके पास में, लॉन्स होते हैं, कार्स होती हैं जिनको वो वॉश करते हैं, तो वहाँ पर देखा जाए इनके पास अच्छा खासा पानी जो है वो अवेलेबल रहता है।
और उनको वाटर स्कार्सिटी से रिगार्डिंग कोई भी अवेयरनेस भी नहीं होती, वो बस बिल्स पे करते हैं और उनके पास 24 घंटे पानी की अवेलेबिलिटी रहती ही है। और यहाँ पे पेज लो रेट फॉर द वाटर, और जो रेट जो होता है बेटा पानी का वो भी बहुत कम होता है, जिससे उनकी वैल्यू जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं समझते। अर्बन पुअर की बात करें बेटा, जो स्लम एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, वेंडर्स जो होते हैं उनसे यहाँ पे पानी खरीदते हैं, जैसे टैंकर्स वगैरह जो होते हैं उनके थ्रू पानी आता है, जो एक हाई प्राइसेस भी होता है। और ऑफन वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस, और कई बार उनको लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो भी कवर यहाँ पे करना होता है। रियली रिलाई ऑन कंटेमिनेटेड सोर्सेज, और यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर पे ही ज़्यादा डिपेंड ये रहते हैं। फेस डिजीज लाइक कोलेरा एंड टाइफाइड जो है, इसके यहाँ पर मेन डिजीज हमें देखने को मिलते हैं जो कंटेमिनेटेड वाटर ये पीते हैं उससे। रूरल एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे वुमेन्स जो है वो 6 to 10 किलोमीटर जो है बॉर्डर जो है वो यहाँ पे फिल करके लेके आती हैं। ये एवरी रीजन ऑफ द रूरल नहीं, रूरल एरियाज़ की बात नहीं हो रही, कुछ एरियाज जो जहाँ पे स्कार्सिटी है बेटा, बहुत सारे ऐसे आपको सौराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगे एरियाज़, कुछ राजस्थान में भी एरियाज़ मिल जाएंगे आपको जो वेस्टर्न राजस्थान में आते हैं। ऐसे ही आप देखोगे महाराष्ट्र के एरिया में भी आपको देखने मिलता है, ऐसे साउथ में कई जगह पे होता है। तो कई जगह पे आपको ये इश्यूज जो है वो देखने को मिल जाते हैं बेटा। ओवर डिपेंडेंस ऑन मानसून, और मानसून के ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भरता देखने को मिलती है रूरल एरियाज में। लैक ऑफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बेटर नहीं है, जिसकी वजह से वो वाटर जो है वो सेफ नहीं कर पाते हैं। सीजनल स्कार्सिटी इज सीवियर, और यहाँ पर देखा जाए सीजनल स्कार्सिटी जो होती है वो एक सीवियर होती है, यानी कि बहुत पेनफुल होती है, यानी कि बहुत लाइक सोच समझ के थोड़ा थोड़ा पानी जो है उनको पीना या फिर यूज़ करना होता है। कई बार तो वो भी डिमांड जो है वो अच्छे से फुलफिल नहीं हो पाती है रूरल एरियाज़ में। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं बेटा। फिर हमारा यहाँ पर आता है 10th सेक्शन 3 आता है, जिसके अंदर देखा जाए बेटा तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा फ्रेश वाटर रिसोर्स जो है वो अर्थ पे कौन से कैसे क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे पहला आता है प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश जो होती है, रेनफॉल जो होता है, उससे जो पानी आता है वो एक रिसोर्स के तौर पे हमें देखने को मिलता है। और जो देखा जाए प्राइमरी सोर्स भी है, विदाउट बारिश हम कब तक जिंदा रह सकते, नहीं जिंदा रह सकते। तो यहाँ पे और यदि रिवर्स को अच्छा खासा पानी चाहिए तो वहाँ पे रेनफॉल जो है वो होना भी ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे रिसीव एवरेज रेनफॉल की बात करें तो 1170 mm पर ईयर हमें देखने को मिलता है इंडिया का। और मोस्ट ऑफ द रेन जो है वो साउथ वेस्ट मानसून से आती है, मीन्स कि यहाँ पे जून से सितंबर के बीच में जो बारिश होती है उसी से ज़्यादातर बारिश हमें देखने को मिलती है। वेराइज फ्रॉम 11 mm इन जैसलमेर, जो यहाँ पर सबसे लोवेस्ट रेनफॉल है बेटा ये जैसलमेर के अंदर, और 1141 mm जो है वो चेरापूंजी एरिया में हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें मौसिन राम जो एरिया है वो भी इसके अंदर आता है बेटा। ग्लेशियर एंड स्नो फील्ड्स की बात करें तो यहाँ पे हिमालय जो है वहाँ पे ग्लेशियर जो है, फिर पेरेनियल रिवर्स, पेरेनियल यानी कि जो पूरे साल बहती रही, यानी कंप्लीट ईयर जो है उसमें पानी रहता ही है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना रिवर जो है या फिर इंडस रिवर जो है उसके अंदर पानी जो है वो पूरा कौन प्रोवाइड करवा रहा है, हिमालयन ग्लेशियर ही प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वो पेरेनियल हैं। और रिवर्स और लेक्स की बात करें बेटा तो यहाँ पे फ्रेश वाटर का मेन सोर्स है ये। इंडिया के पास 12 मेजर रिवर सिस्टम हमें देखने को मिलता है। और लेक्स की बात करें तो चिल्का, डल और यहाँ पे वुलर लेक जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ग्राउंड वाटर की बात करें तो यहाँ पे इंडिया है जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजेस हमें देखने को मिलता है, जिसमें एक्वाफायर्स रिचार्ज्ड बाय द रेन इन्फिल्ट्रेशंस यूज्ड बाय वेल्स एंड द बोरवेल्स। और यहाँ पे एक्वेफर्स रिचार्ज करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर जो होता है ना उसका यूज़ करते हैं। और साथ में यहाँ पे जो टैंक्स वगैरह या फिर जो यहाँ पर देखा जाए डायरेक्टली वेल्स के साथ है ना रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए पाइप जो है वो कनेक्ट की जाती हैं, जिससे वहाँ पे जितना भी बारिश का पानी होता है वो डायरेक्टली वेल्स वगैरह में जा सके, जिससे वहाँ पे दोबारा से वो रिचार्ज हो सके। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। फिर हमारा यहाँ पे आता है नेक्स्ट टॉपिक बेटा, इंडिया रिवर सिस्टम।
तो इंडिया रिवर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप का है, एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम जो पेरिनियल रहता है, एक पेनिसुलर जो यहाँ पे सीजनल रहता है। गंगा की बात करें तो ये हमें गंगोत्री ग्लेशियर से आती है बेटा, जो बे ऑफ बंगाल तक बहती है और इसकी टोटल लेंथ जो है वो 25 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। फिर ब्रह्मपुत्र है जो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, आसाम से होते हुए बांग्लादेश में एंट्री करती है, बांग्लादेश से एंट्री करते हुए वो यहाँ पे बांग्लादेश में पहुँचते ही वो फ्लड्स वगैरह अपने साथ लेके आती है और आखिर में जाके ये दोनों का मर्ज होता है और दोनों का मर्ज होने के बाद ये एक जो देखा जाए सुंदरबन डेल्टा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है उसका फॉर्मेशन करते हैं और आफ्टर वर्ल्ड ये दोनों की दोनों कहाँ चली जाती है, अरेबियन बे ऑफ बंगाल के अंदर। यमुना जो है बेटा यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है, दोनों ही उत्तराखंड में, ये भी और ये भी। प्रयागराज ट्रिब्यूटरी, प्रयागराज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से यमुना रिवर जो है इसको मीटअप करती हैं। त्रिवेणी संगम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है बेटा। फिर आगे ये गंगा के तौर पे हमें देखने को मिलती हैं। फिर आता है सतलज। सतलज हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और पाकिस्तान की साइड यहाँ पे मूव करती हैं और पाकिस्तान से मूव करते हुए ये फिर इंडस रिवर में मर्ज होती हैं। ब्यास जो है हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर ओरिजिनेट होती है, फिर आगे जाकर वो सतलज को यहाँ पे ज्वाइन करती है। ऐसे पेनिसुलर की बात करें तो ये ज़्यादातर रेनफॉल पे ही डिपेंड करती हैं, जिसमें गोदावरी रिवर जो है वो सबसे बड़ी रिवर हमें देखने को मिलती है जो महाराष्ट्र से चल के आंध्र प्रदेश तक जाती है। कृष्णा जो है वो वेस्टर्न घाट से लेके बे ऑफ बंगाल तक यहाँ पे मूव करती हैं बेटा। कावेरी जो है बेटा यहाँ पे कुर्ग से लेके यहाँ पे बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ तक जाती है और इसके अंदर सबसे बड़ा डिस्प्यूट भी देखने को मिलता है बिटवीन द कर्नाटका और तमिलनाडु स्टेट के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सी रिवर के ऊपर यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट साउथ में हमें देखने को मिलता है। नर्मदा की बात करें तो यहाँ पे फ्लोज वेस्टवर्ड इनटू अरेबियन सी, ये यहाँ पर जो है वेस्टवर्ड यहाँ पे फ्लो करती है और यहाँ पर देखा जाए अरेबियन सी में जाके मिलती है और यहाँ पे कई सारे आपको डैम्स वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे आता है तापी या फिर ताप्ती बोलते हैं इसको, जो सतपुड़ा रेंज जो है मध्य प्रदेश में वहाँ से ओरिजिनेट होती है और फिर गल्फ ऑफ खंबात जो है गुजरात में वहाँ पर जाके ये देखा जाए मर्ज हो जाती हैं या फिर ड्रेन्ड हो जाती हैं इन द गल्फ ऑफ खंबात में। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें बेटा तो यहाँ पे लद्दाख के अंदर देखा जाए लेह का तो 80 हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। राजस्थान में 209 है जैसलमेर का, जोधपुर में यहाँ पे 370 है और यहाँ दिल्ली में 714 है और यहाँ पर देखा जाए मुंबई में देखा जाए तो 2167 है और चेरापूंजी की बात की जाए तो 11,777 mm हमें बारिश देखने को मिल जाती है। इंडिया जो है वो रिसीव करता है मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल जो है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है जो जून और सितंबर के बीच में होती है। चेरापूंजी जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश रिसीव करता है। वेस्टर्न राजस्थान जो है वो सबसे कम रेनफॉल्स में से एक आता है और यहाँ पर देखा जाए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसका रूट कोज है रीजनल अनडिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल की वजह से यहाँ पे रीजनल वाटर स्कार्सिटी हमें देखने को मिल जाती है। डिस्पाइट हाई रेनफॉल मैनी स्टेट्स फेस ड्रॉट ड्यू टू द रैपिड रन ऑफ, और यहाँ पे हाई रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे समटाइम्स यहाँ पे स्टेट्स जो है वो ड्रॉट वगैरह के शिकार होते हुए हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी चाहिए। आफ्टर ऑनवर्ड हम यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 4 जिसमें मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स की बात की गई है, डैम्स की। तो यहाँ पर देखा जाए बेटा इसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से कुछ प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे जिससे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि यहाँ पे डैम्स जो है वो यहाँ पे टेम्पल्स है मॉडर्न इंडिया के, मीन्स कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट जो है वो हमारी डैम्स के साथ जुड़ी हुई हैं। एज दे सिम्बलाइज द नेशंस डेवलपमेंट, पावर जनरेट करेंगे और फूड सिक्योरिटी जो है उसको भी यहाँ पर बैलेंस्ड करके लेके आएंगे। वो फूड सिक्योरिटी कैसे आएगी कि यहाँ पर डैम्स का वाटर जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा इन द वेरियस रीजन्स, जिससे वहाँ पर जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होने की वजह से वहाँ पर अच्छे से
फार्मिंग वगैरह जो है वो फ्लरिस्ट हो सकती है, जिससे फूड सिक्योरिटी को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। डेफिनेशंस की बात करें तो ये मल्टीपल प्रोजेक्ट जो होता है वो रिवर वैलीज में हमें देखने मिलता है, जिसमें सर्व्स मल्टीपल प्रोजेक्ट पर्पजेस सिमुलेटेनियसली। इरिगेशन पावर्स जो है वो इरिगेशन हमें देखने को मिलती है, तो फिर यहाँ पे पावर जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, ड्रिंकिंग वाटर, नेविगेशन, फिश कल्चर एंड रिक्रिएशंस। यहाँ पे यानी कि एक ही चीज़ से हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे केयर कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है बेटा डैम्स के थ्रू ही जो चीज़ें हैं हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्पज ऑफ डैम क्या हो जरूरी है, एक तो इरिगेशन में हेल्प मिलेगी हमें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का उत्पादन कर सकते हैं पानी से, फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे, पानी को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रेनफॉल वहाँ पर रिलीज या फिर स्टॉप किया जा सकता है। नेविगेशन में हेल्प मिल सकती है हमें कि रिजर्वेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर द इनलैंड नेविगेशन यानी कि एक देश के अंदर ही वहाँ पर वन प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए यहाँ पे नेविगेट करने के लिए, और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो वो अच्छे से यहाँ पे की जा सकती है। फिशरीज एक्टिविटीज़ को अच्छे से यहाँ पे किया जा सकता है, जिससे यहाँ पर देखा जाए फिश जो है उनको वहाँ पे पाला भी जा सकता है, और उनके लिए एक लाइवलीहुड के तौर पे भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। रिक्रिएशंस, टूरिज्म, पिकनिक एंड बोटिंग, इकोनॉमिक बेनिफिट। और यहाँ पे जब भी डैम्स वगैरह आती हैं तो वहाँ पे बहुत सारी टूरिज्म एक्टिविटीज़ जो है वो भी यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं बेटा। तो इसलिए यहाँ पर देखा जाए एक चीज़ से हम बहुत सारी यहाँ पर देखा जाए फैसिलिटीज़ गेट कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखने को मिलते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम देखते हैं बेटा कि यहाँ पर बाखड़ा नांगल डैम है बेटा, जो यहाँ पे देखा जाए सतलुज रिवर के ऊपर देखने को मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं मैप्स में भी। पंजाब और हिमाचल प्रदेश जो है उसके अंदर देखा जाए अंदर बहती है सतलुज रिवर। इरिगेशन, पावर और ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मेन पर्पज इसका बाखड़ा नांगल डैम का यही है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है बेटा एशिया की। और हीराकुंड डैम जो है बेटा वो हमें महानदी रिवर पे हमें देखने को मिलती है, ओडिशा जो है उसके अंदर ये बना हुआ है बेटा हीराकुंड डैम। इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल और पावर के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको। लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है वर्ल्ड का, जो 25.8 किलोमीटर का हमें ये देखने को मिल जाता है। नागार्जुना सागर जो है वो कृष्णा रिवर पे हमें देखने मिलता है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर है बेटा। तो इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, पावर और ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट मशीनरी डैम्स के हमें देखने को मिलता है। सरदार सरोवर डैम जो है बेटा वो नर्मदा रिवर के ऊपर है, और ये गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान से फ्लो करते हुए जाते हैं। और यहाँ पर देखा जाए इरिगेशन, पावर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसको बनाया गया है। और मोस्ट कंट्रोवर्शियल डैम के तौर पे भी हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए ट्राइबल ग्रुप्स ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स किए थे यहाँ पर नर्मदा बचाओ से रिगार्डिंग। नर्मदा बचाओ रिवर जो मूवमेंट जो है वो इसी के अंदर आपको देखने को मिलता है बेटा। हाँ, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इसको लेके गुजरात के अंदर और मध्य प्रदेश में भी। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर टिहरी डैम आता है जो बहुत ऊंचाई पे, जो भागीरथी रिवर पे बना हुआ है बेटा, उत्तराखंड के अंदर है। टिहरी जो है वो एक टाउन का नेम है, उसी के नाम पे ये बना हुआ है बेटा, उत्तराखंड के अंदर है। इसका भी मेन पर्पज जो वाटर, पावर और यहाँ पे इरिगेशन के लिए है। हाईएस्ट डैम इन इंडिया ये हमें ये देखने को मिलता है। फिर आता है तुंगभद्रा, हमें देखने को मिलता है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रिवर फ्लो करती है, वहीं पे है ये। इरिगेशन, पावर एंड फ्लड कंट्रोल के लिए किया जाता है। ये जॉइंट प्रोजेक्ट है बेटा दोनों का ही, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का। मैतूर डैम जो है बेटा वो कावेरी रिवर पे है, जो तमिलनाडु के अंदर हमें देखने को मिलता है। इरिगेशन, पावर जो है उसके लिए ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। और साउथ इंडिया का सबसे पुराना डैम जो है यही है, जो 1934 में यानी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ये बना था बेटा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर हमारा यहाँ पे आता है, यहाँ पे इरिगेटेड एरियाज बाय मेजर डैम्स। तो यहाँ पर देखा जाए इरिगेशन के लिए, यहाँ पर देखा जाए बेटा तो हमें देखने को मिलता है कि बाखड़ा नांगल से देखा जाए तो यहाँ पे 15%
यहाँ पे 15 लाख हेक्टेयर जो है फील्ड जो है वो यहाँ पे इरिगेट होती हैं। 4 लाख हेक्टेयर जो है वो हीराकुंड से होती है बेटा, नागार्जुन सागर से 9 लाख हेक्टेयर होती हैं, और 19 लाख हेक्टेयर जो है वो हमें यहाँ पे सरदार सरोवर डैम से देखने को मिलती हैं, और तुंगभद्रा से हमें 4 लाख हेक्टेयर जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो यानी सबसे ज़्यादा इरिगेशन में हेल्प जो वो सरदार सरोवर डैम जो है उसके थ्रू यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। बेनिफिट्स देखें तो बेटा यहाँ पे डैम्स की, तो यहाँ पे इरिगेशन जो है वो एनेबल्स ईयर फाउंडिंग फार्मिंग, यानी पूरे साल जो है वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सकती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पर बन सकती है, जिससे हम यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो पावर के लिए निर्भर थे वो अब हमें ना शिफ्ट कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी। फिर यहाँ फ्लड रेगुलेशंस प्रोटेक्ट, और यहाँ पर देखा जाए फ्लड से रिगार्डिंग यहाँ पे रेगुलेट किया जा सकता है, और फार्म लैंड और सेटलमेंट्स को यहाँ पर अच्छे से सेफ गार्ड किया जा सकता है। डोमेस्टिक वाटर सप्लाई जो है वो सिटीज़ में अच्छे से यहाँ पे हो सकती है, जैसे दिल्ली में जो है वो टिहरी डैम से ही पानी सप्लाई होता है। इनलैंड फिशरीज बूस्ट रूरल इनकम, टूरिज्म जो है वो भी यहाँ पे आता है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ड्रॉट मिटिगेशंस बाय स्टॉर्मिंग मॉनसून वाटर, और यहाँ पर जो स्टोरिंग मॉनसून वाटर जो है वो भी यहाँ पे अच्छे से हो सकता है, जिससे हम यहाँ पे ड्रॉट यानी सूखे से यहाँ पे बच सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं बेटा। फिर हमारा